मेरी शादी अपने खालाजाद से हुई थी। उनकी काफी ज़रई जमीन थी, तालीम याफ्ता भी थे, मगर मुलाजमत को अच्छा नहीं जानते थे। जमीन की पैदावार को इज्जत जानते थे। जब तक खालू जिंदा रहे जिंदगी पुरसुकून गुजरी। हमें किसी बात की फिक्र न थी। जमीनों की देखभाल वो खुद ही करते थे। उनकी वफात के बाद जमीन मेरे शौहर की मलकियत में आ गई, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी का कोई तजर्बा न था। हम नहीं जानते थे कि नाना ने 2 शादियां की थी और दूसरी बीवी से भी उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। ये शादी उन्होंने खुफिया रखी थी। मुनीर उनकी दूसरी बीवी के बतन से थे, गोया वो मेरी सौतेली खाला के बेटे थे। नाना की विरासत में उनकी दूसरी बीवी की औलाद को हिस्सा न मिला। दूसरी बीवी जाहिर हुई और न अपने बच्चों को जाहिर किया। अम्मी, खाला और मामू उन लोगों की मौजूदगी से लाइल्म ही रहे। एक दिन इत्तेफाक से मेरे शौहर की मुनीर से कहीं मुलाकात हो गई। बातों बातों में उसने बताया कि उनके वालिद की पहली बीवी और उनके बच्चे हैं, लेकिन नहीं मालूम कहाँ हैं। अपने वालिद का नाम और कुछ तफसील भी बताई तो मेरे शौहर ने कहा कि ये मेरे नाना का नाम है और उनके वालिद का नाम भी यही है जो आप बता रहे हैं। कहीं मेरे नाना तो आपके वालिद नहीं? इस हिसाब से आप मेरे ही नहीं, मेरी बीवी के भी खालाजाद होते हैं और आपकी वालिदा हम दोनों की खाला लगती है। ये अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। मुनीर वाकई हमारी सौतेली खाला के बेटे थे जो वफात पा चुकी थी। हमें मुनीर और उनके भाई से मिलकर बहुत खुशी हुई। भाई समीर ने बाद में हमसे कुछ इलाका न रखा, लेकिन मुनीर और तरह के आदमी थे। वो अपनों की तलाश में थे और अपनों की मोहब्बत के प्यासे थे। मेरी सास ने सौतेला समझकर उनको ऊपरी दिल से कबूल किया, लेकिन हम दोनों मियां बीवी मुनीर से मिलकर वाकई खुश थे। तभी वो वक्तन फवक्तन हमारे घर आने लगे। वो जब आते मेरे बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आते। बच्चे उनका इंतजार करते थे। जब आते तो वो दौड़ कर जाते और उनसे लिपट जाते। मुनीर की फितरत अच्छी थी, बच्चों से प्यार करते थे मुनीर। उन दिनों मेरे शौहर कुछ परेशान थे। उनका झगड़ा अपने पड़ोसी जिम्मेदार से हो गया, जिसने हमारी कुछ जमीन पर कब्जा करके अपनी फसल काश्त कर ली। दरअसल उसका असर और रसूख काफी खासा था। इस बात का उसे जोम था और किसी को खातिर में नहीं लाता था। कलीम को किसी ने मशवरा दिया कि मलिक वड्डा सीधे तरीके से मानने वाला नहीं है, अराजी तुम्हारे नाम पर है, तुम इस पर मुकदमा कर दो। उन्होंने पंचायत में फैसला ले जाने के बजाय मुकदमा कर दिया। मुकदमा तूल पकड़ता गया और बात बढ़ती गई। जब इंसान किसी बात को अना का मसला बना लेता है तो फैसला मुश्किल हो जाता है और अना की खातिर आदमी नफा नुकसान भी परवाह नहीं करता। यही हाल कलीम और उमर का था। कलीम के पास नक़द सरमाया मौजूद न था। वो जमीन बेचकर फरीक मुखालिफ को नीचा दिखाने की खातिर मुकदमाबाजी में मुलविस रहे, यहाँ तक कि हम कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गए। उन दिनों मुझसे अपने शौहर की परेशानी देखी नहीं जाती थी। मुनीर आए तो मैंने कलीम की परेशानी का उनसे तस्करा कर दिया। बुरे वक्त में कौन किसी का साथ देता है, लेकिन उसने रिश्ते की लाश निभाई और कलीम को कर्ज की पेशकश कर दी। नहायत मजबूरी के आलम में उन्होंने मुनीर की इस पेशकश को कबूल कर लिया। हम मुनीर के बहुत मशहूर थे, लेकिन इंसानी जरूरियात जिंदगी भला कब कम होती है। कलीम का हाथ खुला था और हमारे जिम्मेदाराना अखराजात थे। वो भी मजबूर थे। गाड़ी, ड्राइवर, नौकर, मुलाजमा, हमें हर सहूलत की सदियों से आदत थी। मैं तो गुर्बत का अजाब झेल ही नहीं सकती थी। यकीनन पागल हो जाती अगर मुनीर हमारा साथ ना देते। जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले रिश्तेदार ही बेगाने बन जाते हैं, और यही नहीं, वो आपको नजरों से भी गिरा देते हैं। मुनीर ने ऐसा ना किया। वो रोज आते और मुझे और शौहर को तसल्ली देते। उन्होंने हर तरह से हमारा साथ दिया, यहाँ तक कि कलीम को सादा चेक दस्तखत करके दिए जाते कि जितनी रकम की जरूरत है निकलवा लेना। मुनीर सिर्फ मेरा ही खालाजाद ना था, कलीम का भी उसके साथ यही रिश्ता था। हम उसकी शराफत से मुतासिर थे कि कैसा फरिश्ता सिर्फ इंसान है। मगर मेरे ससुर के भाई बहन वगैरह बातें बनाने लगे कि इस शख्स को जाने क्या लालच है जो इस तरह इन पर अपनी रकम लुटा रहा है, रोज घर आ जाता है। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक कि हमारी जमीन का फैसला नहीं हो गया। फैसला हमारे हक में हुआ था, लेकिन अब मेरे शौहर जिम्मेदारी से बददिल हो गए थे। उन्होंने सोचा कि इसको बेच देना चाहिए। आधी से ज्यादा फरोख्त कर ही चुके हैं। रही सही भी बेचकर शहर मुंतकिल हो गए और अपने एक शहरी दोस्त के मशवरे से कारोबार करने की ठान ली। भला जिम्मेदारी करने वाला बिजनेस क्या जाने। उन्होंने कुली तौर पर दोस्त पर तकिया कर लिया और उसके मशवरे से कारोबारी दुनिया में कदम रख दिया। यूं जल्दी एक बड़े बिजनेसमैन से मरासिम हो गए तो उसने कलीम को अपना पार्टनर बना लिया। काम की ज्यादती की वजह से देर तक घर से बाहर रहने लगे। मैं खुश थी कि वो काम करने लगे थे। कुछ अर्सा बाद उम्मीद थी कि हम पहले से ज्यादा खुशहाल हो जाएंगे और किसी के दस्ते निगर न रहेंगे। जब कभी पार्टनर के घर पार्टी होती, उनके कारोबारी शुरका अपनी फैमिली के साथ शरीक होते, लेकिन मैं नहीं जाती। एक रोज कलीम ने समझाया कि ऐसी पार्टियों में बीवी को शौहर के हमरा होना चाहिए। तुम भी आइंदा पार्टी में जरूर चलना। वहाँ का हाल देखकर तो शशदर रह गई।
वहाँ लोग नापसंदीदा मशरूब नोश फरमा रहे थे, लेकिन मेरे शौहर ने जाम को हाथ न लगाया। ताहम मुझे इस किस्म की पार्टी में शामिल होना कुछ अजीब सा लगा। ये मेरे लिए एक नई दुनिया थी। इस दावत में बड़े बड़े लोग मौजूद थे और मैं सोच रही थी कि लोगों के पास इस कदर दौलत कहाँ से आ जाती है जो यूं बेदरेग खर्च करते हैं। घर आकर मैंने अपने कजन मुनीर को बताया कि इस दावत में मियाँ बीवी दोनों जाम नोश कर रहे थे। कलीम अलग थलग बैठे थे। उनसे कहना कि मुझे दोबारा इस किस्म की दावत में ना लेकर जाए। मुनीर ने कलीम को समझाया। मेरे शौहर नेक किरदार थे, उन्हें मुनीर की बात समझ में आ गई। दोबारा मुझे साथ चलने पर मजबूर न किया, लेकिन खुद लाजमन जाते के कारोबार का मामला था। रफ्ता रफ्ता वो देर से घर आने लगे और उन लोगों के रंग में रंगते हुए कहने लगे कि क्या करूं, मजबूरी है, कारोबार में सारा पैसा फंसा लिया है तो कामयाबी के लिए इन जैसा बनना ही पड़ेगा। ये हकीकत थी कि उजरे लंग था। बहरहाल उन्हें रातों को घर से गायब रहने की आदत पड़ गई। उनके रवैये में भी तब्दीली आती जा रही थी। सुबह उठते तो चिड़चिड़े होते, झुंझला कर बात करते, खुमार टूट रहा होता तो बदमिजाज बन जाते। बच्चे उनके इस रवैये के आदी ना थे, वो उनसे दूर रहने लगे। मुनीर उनका हाल देखकर परेशान थे, खुद हालात के सताए हुए आदमी थे। वालिदैन की वफात हो चुकी थी, भाई उनसे अलहदा जिंदगी गुजार रहा था, शादी भी न हो सकी थी। ऐसे हालात में तन्हा जिंदगी गुजारना एक अजाब होता है और इस अजाब से घबराकर उन्होंने अपने को तलाश किया था। हम मिल गए तो हमसे और खास तौर पर मेरे बच्चों से दिल लगा लिया था। अचानक ही मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। कलीम अपने बिजनेस पार्टनर की भतीजी से दूसरी शादी कर बैठे। उस लड़की के वालिदैन वफात पा चुके थे। पार्टनर ने अपनी भतीजी को बंगला जहेज में दिया और कलीम नई बीवी के साथ वहाँ शिफ्ट हो गए। अब वो हफ्ते में 2 बार हमसे मिलने आते। बच्चे हरदम अपने बाप की कमी को महसूस करते। ऐसे में मुनीर के सिवा कौन था जो मेरे बच्चों का ख्याल करता। कलीम अपने बेटे की सालगिरह के दिन भी ना आए तो मुनीर ने बेटे की सालगिरह का सारा इंतजाम किया। वही बच्चों को घुमाने फिराने भी लेकर जाते। खाला यानी मेरी सास इन हालात को देखकर कुढ़ने लगी। वो मुझे मौरूदे इल्जाम ठहराती कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा गांव छोड़कर शहर आया था। अब हाल देख लो। यही नहीं, उनको मुनीर के आने पर भी एतराज होने लगा कि उनके ससुराल वाले बातें बना रहे थे। एक रोज इसी बात पर लड़ झगड़ कर वो अपनी बेटी के घर चली गई। मैं परेशानी में बैठी रो रही थी कि मुनीर आ गए। मैंने कहा, कलीम ने इतना बड़ा बंगला किराए पर ले लिया है, मुझे इसमें अकेले रहने से खौफ आता है। वो रात को घर होते ही नहीं। मुझे कोई छोटा मकान ढूंढना है जो महफूज हो। फ्लैट में अकेले रहा जा सकता है, लेकिन इतने बड़े बंगले में सुनसान जगह अकेले रहना मुमकिन नहीं है। मेरा फ्लैट खाली पड़ा है, मैं तो दोस्त के साथ रहता हूँ, तुम चाहो तो उसमें रह सकती हो। कलीम ने मुझे खर्चा देने में लापरवाही बरतनी शुरू की तो बंगले का किराया भी वक्त पर अदा न हो पाता। तभी मैंने कहा, तुम कलीम से बात करो, अगर वो रजामंद हो जाएं तो मैं तुम्हारे फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगी। कलीम ने दफ्तर जाकर मुनीर से बात की। वो बोले, उसकी मर्जी है, जहाँ चाहे रहे, मुझे कोई एतराज नहीं। शोहर की रजा मिलते ही मैंने सामान समेटा और मुनीर के फ्लैट में मुंतकिल हो गई। जब सास को पता चला कि मैं मुनीर के फ्लैट में चली गई हूँ तो वो बहुत बरहम हुई कि तुमने हम में से किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अल्लाह जाने ये मुनीर कहाँ से हमारे पीछे लग गया है। क्या पता नाना का नवासा है भी कि नहीं। इसकी माँ हमारी बहन थी, इसका क्या सबूत है। हमने तो उसको कभी नहीं देखा और न ही उससे कभी मिले। अब मेरे शौहर के रिश्तेदार 100 तरह की बातें बना रहे थे। वो कहते हैं कि तुम्हारी बहू मुनीर के साथ मरासिम रखती है, इसी वजह से शौहर और बच्चों को शहर ले गई है। अब तुम वापस गांव चलो या फिर मुनीर के फ्लैट में ना रहो, और ये भी तुमसे मिलने न आया करे। मैंने कहा कि इसके फ्लैट में कलीम की इजाजत से ही शिफ्ट हुई है और मुनीर बच्चों के बायस आता है। आप कहती हैं तो मैं इसको घर आने से मना कर देती हूँ, लेकिन अब शहर से गाँव न जाऊंगी। कलीम का बिजनेस, ऑफिस और घर सब शहर में है। मेरे बच्चे भी यहाँ के स्कूल जाते हैं, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। कलीम मारे बंधे बच्चों की खातिर कभी घर का चक्कर लगा लेते थे। जानती थी कि अगर गांव चली गई तो वो वहाँ महीनों नहीं आएंगे। मैं बिल्कुल उनकी जिंदगी से कट जाऊंगी। ससुराल में भी मुझे और बच्चों को देखने वाला कौन था। मैं अपनी जगह ठीक थी, मगर बकौल मेरी सगी खाला यानी सास के उनके ससुराली रिश्तेदारों ने ताने दे देकर उनका जीना हराम कर दिया है। लोग हैरत ज़दा थे कि मुनीर बगैर किसी तमे के हमारा इतना ख्याल क्यों रखता है, और मैं हैरान थी कि मुनीर ने कभी मुझसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं की, न ही कभी बुरी नजर से मुझे देखा। ना तो उन सबको क्या परेशानी लाहक हो गई है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। सास की बातें सुनकर मुझे सचमुच खौफ आने लगा। ये मामला ससुराल वालों ने मेरे शौहर के कान में डाला, फिर इतने कान भरे कि उन्होंने बदगुमान होकर मुझे तलाक दे दी।
میں کلیم کی بے وفائی سے ٹوٹ کر رہ گئی، بے دستوں پا ہو گئی، کہیں کی نہ رہی، اندھیروں میں ڈوب کر رہ گئی، جانتی نہ تھی کہ میری ضد اتنا بڑا طوفان لائے گی۔ اب رات دن رونے سے کام تھا۔ ایک دن رو رہی تھی کہ دستک ہوئی اور منیر آیا۔ اس نے کہا مجھے علم ہوا ہے کہ کلیم نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اسی لیے نا کہ تم میرے مکان میں ہو اور عدت میں تھی، تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا لوگ کیا کہہ رہے ہیں سنا ہے تم نے، پھر بھی آ گئے، اب تو تمہیں بالکل نہیں آنا چاہیے۔ اس نے کہا میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ تم آج بہت پریشان ہو، میں آنا نہیں چاہتا تھا مگر آ گیا۔ میں تمہارا ہی نہیں کلیم کا بھی رشتہ دار ہوں، پہلے اس کے کزن اور اب تمہارے کزن کی حیثیت سے آیا ہوں۔ اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے کہ نہ آؤں تو بے شک آئندہ نہیں آؤں گا، لیکن تمہیں کبھی ضرورت ہو تو مجھے اپنی ضرورت سے ضرور فون پر آگاہ کر دینا۔ ایک ماہ وہ نہیں آیا۔ کلیم نے بھی بچوں کی خبر نہ لی، وہ اسکول نہ جا سکے کیونکہ ڈرائیور بھی ملازمت چھوڑ گیا۔ میں اسے کب تنخواہ دے سکی تھی؟ ایک روز منیر نے خود فون کیا، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ آگے زندگی کیوں کر گزارو گی؟ ملازمت کر لوں گی۔ تم ملازمت پر جاؤ گی تو بچوں کو کون دیکھے گا؟ بہتر ہے گاؤں چلی جاؤ۔ اب وہاں جا کر کیا کروں گی؟ سگی خالہ صاحب کا ساس بن چکی ہیں، کس کے پاس جاؤں گی؟ وہ بچے لینے آئے تھے، میں نے ان کو نہیں دیے اور یہ بھی نہیں گئے ان کے ساتھ۔ ان کے بچے ان کے حوالے کر دو اور تم مجھ سے شادی کر لو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا منیر۔ پہلے لوگوں نے کیا کم باتیں بنائی ہیں، حالانکہ ہم بہن بھائی بن کر رہے۔ اب سب یہی کہیں گے کہ جس کی خاطر شوہر نے طلاق دی تھی اسی سے شادی کر لی۔ سچ تھا، اس کے تعلقات تھے منیر سے، یہ الزام میں خود پر ثابت نہیں کروا سکتی۔ لوگ کسی بے غرض اور نیک نیت انسان کو کہاں بہتر سمجھتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو۔ ہاں تم نہیں چاہتی تو مجھے گلا نہیں، مگر تم کو نوکری کرنے کی ضرورت نہیں، خرچہ مجھ سے لے لینا۔ بے شک رفیق حیات نہ بنا، مگر مجھے تم جیسی شریک حیات کی ضرورت تھی، جس کو ملی اس نے تو قدر نہیں کی۔ تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں بیرون ملک چلا جاتا ہوں۔ ایک استدعا ہے کہ یہ فلیٹ تمہارے نام کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اگر تم یہ بات مان لو تو ایک چھت ایک ٹھکانہ تمہارے پاس رہے گا اور عمر بھر تمہارے کام آئے گا۔ کچھ دن سوچنے کے بعد میں نے یہ بات مان لی اور منیر نے اپنا فلیٹ میرے نام کروا کر رجسٹری مجھے لا دی۔ وہ بیرون ملک چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے زندگی بھر کا کشٹ تنہا کاٹ کر اپنے بچوں کو جوان کیا، ان کو پڑھایا، ان کی شادیاں کی اور اپنے تمام فرائض سے سبکدوش ہو گئی، تو سوچا کہ اب سکھ کا سانس لے پاؤں گی۔ بڑھاپے میں بچے خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے تو میری قدر کریں گے، میرے دکھ کا احساس کریں گے، مجھے عمر رسیدگی میں آرام دیں گے، میری محنت سمجھیں گے اور میں سمجھوں گی کہ وہ ٹھکانے لگ گئی۔ مگر ایسا نہ ہو سکا۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ میرا فیصلہ درست تھا اور نہیں، کیونکہ بچے اپنی اپنی منزلوں تک پہنچ گئے لیکن میں نے اپنی منزل کھو دی۔ اصل منزل میرے بچوں کا باپ کلیم تھا، اس نے اپنی نئی جنت بسا لی تو یہ منزل کھوٹی ہو گئی اور میری کشتی کھینچنے والا نہ رہا جو مجھ سے مخلص تھا۔ میری نیا کو منجھدار سے نکالنا چاہتا تھا، میں نے اس کو ٹھکرا دیا۔ آج نہ منزل رہی اور نہ ساحل رہا۔ بچوں کو اپنی مصروفیات، اپنے بال بچوں اور گھر بار سے ہی فرصت نہیں تھی کہ میری خبر لیں۔ میں آج بھی اسی فلیٹ میں رہتی ہوں جو منیر نے مجھے دیا تھا۔ اس کی دی چھت نے پناہ دی۔ میرے بچوں کے گھر میں ایک بوڑھی ماں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ آ کر میری خبر لے لیا کریں۔ بیٹوں نے ایک ملازمہ رکھ کر دے دی ہے جو میرے پاس رہتی ہے میری خدمت کے لیے، لیکن اولاد یہ نہیں سمجھتی کہ بڑھاپے میں ماں باپ کو صرف دیکھ بھال کی نہیں، اولاد کی محبت اور رفاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک میرے بیٹے میرے اخراجات برداشت کرتے ہیں، میرا پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن میری روح پیاسی ہی رہتی ہے۔ ان کی محبت کی بھوک اور دیدار کی پیاس مجھے بے آرام رکھتی ہے۔ بیٹی بھی کبھی کبھار فون کرتی ہے، سال 6 ماہ بعد چکر بھی لگا لیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ فرض ادا ہو گیا۔ کاش کوئی اولاد کو یہ سمجھا دے کہ جیسے اپنے بچے تم کو پیارے ہیں ویسے ہی مجھے بھی تم لوگ پیارے ہو۔ تم کیوں یہ بات بھول گئے ہو؟ کوئی ان کو کہے کہ زندگی میں اتنے کام ہیں، فرصت ہی نہیں ملتی، مگر ماں باپ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے لیے فرصت نکالنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر انفارمیشن ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔